आइडियली मेरी कोशिश ये होती है कि पहली क्लास में सारे कोर्स के कंटेंट्स लोगों से शेयर हों और कोर्स प्लान शेयर हो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शेयर हो और लॉजिस्टिक डिटेल्स जो हैं वो लोगों को बता दूं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कब चाहिए होंगी, आपसे टाइम रिक्वायरमेंट मेरी क्या होगी कि क्लास के अलावा मैं क्या चाहूँगा कि आप कितना अर्सा पढ़ें, कितना टाइम पढ़ें। अच्छा, फिर उसके अलावा ये कि ओवरऑल कोर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कोर्स में अच्छे मार्क्स लेने के लिए, डिस्टिंक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा और फेल होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ाने का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके नतीजे में मैं उस पर पहुँचा हूँ, इस नतीजे पे कि आप लोगों के साथ मेरा एटलीस्ट एक या दो क्लासेस पहली ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम लोग एक दूसरे का जो केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है उसको समझ सकें, क्योंकि वरना मुमकिन है कि मैं पढ़ाता रहूं और ख़ास तौर पे इस ऑनलाइन सेटिंग में तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं बोलता रहूँगा और बताता रहूँगा एंड आई डोंट नो कि आप उधर बैठे भी हुए हैं या नहीं बैठे हुए, राइट? होपफुली बैठे हुए हैं आप लोग, लेकिन आई डोंट नो कि समझ आ रही है बात या नहीं आ रही, नॉट एट ऑल, राइट? और आपको मेरी वो पेस का भी आदी हो जाना होगा, थोड़ा सा आवाज़ सुनने का और मेरे अल्फाज आपको समझ में आ रहे हों और तो फिर उसके बाद हम शुरू करें, वी गो इनटू द सब्जेक्ट आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि कहीं अगर ऐसा हो ना कि शुरू की क्लासेस में मैं स्पीड अगर ज़रा सी तेज़ रखूँगा तो उसका नुकसान ये होगा कि आप में से कुछ पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अगले सेमेस्टर्स में तो ये होगा ना कि आप में से सारे लोग फर्स्ट सेमेस्टर पास करके सेकंड में जाएंगे इंशाल्लाह और सेकंड से फिर थर्ड में जाएंगे, लेकिन अभी राइट नाउ आप लोगों के लेवल्स बहुत डिफरेंट हैं बिकॉज यू कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। और फिर उसके बाद ये भी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ख़ास तौर पर चूँकि हमने चीज़ें समझनी हैं, याद नहीं करनी ज़्यादा, तो उस केस में फिर ये होगा कि हम लोगों को थोड़ा सा थोड़ा सा इसके हिसाब से ट्यून होना होगा। तो इसलिए विल टेक इट इजी टुडे। और एक ये माइनर स्केड्यूल के अंदर दो चेंजेस हैं। एक तो ये प्लीज़ नोट कर लीजिए कि वैसे मेरी क्लासेस आपकी तीन हैं, एक है ट्यूसडे को जो अभी हो रही है 9 से 10, फिर दूसरी वेडनेसडे को 10:15 to 11:15 और तीसरी है थर्सडे को 10:15 to 11:15। लेकिन कल और परसों यानी फर्स्ट वीक का जो थर्सडे और वेडनेसडे और थर्सडे है, इस पे मैं एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर मैं बिज़ी हूँ, इस वजह से कल और परसों मैं क्लासेस नहीं लूँगा और मैंने रीस्केड्यूल की हैं। डॉक्टर मदीहा कमल से आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, क्लास आपकी हो गई होगी, तो मैंने उनसे उनकी दो क्लासेस एक्सचेंज कर ली हैं, यानी उनकी जो दो क्लासेस हैं रिमेनिंग इन द वीक वो मैं लूँगा उनके टाइम स्लॉट्स, और जो मेरे टाइम स्लॉट्स है वो लेंगी। तो उनकी एक क्लास है इमीडिएटली आफ्टर दिस क्लास, यानी अभी हम 10:15 पे 10:15 to 11:15 नाउ उनकी क्लास होनी है, तो वो क्लास मैं लूँगा। कल की और परसों की मेरी दो क्लासेस वो लेंगी और फिर फ्राइडे मॉर्निंग को उनकी क्लास फिर मैं लूँगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आप ये चैट जो है इसको भी यूज़ कर सकते हैं और उस पर भी कोई चीज़ आपने कोई लिखनी हो तो लिख सकते हैं, ठीक है? मुअल्लिम के अकाउंट्स आप सबके बन गए? आप लोगों ने एक्सेस किया मुअल्लिम को? सर अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। तो मेरा प्लान ये था कि मैं मुअल्लिम पे आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि मुअल्लिम को बाकी लोग तो यूज़ कर रहे हैं मटेरियल्स को अपलोड करने में। मेरा प्लान ये है कि उसको मैं एक कंप्लीट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल करूं। तो स्पेशली जो शुरू का जो टाइम है इसमें हम लोग सिर्फ मैं पावर पॉइंट्स अपलोड करने के लिए मुअल्लिम को ना इस्तेमाल करूं, बल्कि चूँकि हम ऑनलाइन सेटिंग में है ना, तो आप लोग क्लास में हमारा इंटरेक्शन थोड़ा सा
उतना नहीं होगा जितना लाइव में होगा। इंशाल्लाह 15 सितंबर से तो वो भी होगा, विल सी ईच अदर फेस टू फेस। लेकिन उससे पहले का टाइम मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमने ये ज़ाया कर दिया इस सेंस में कि आप में से कुछ लोग क्लास से पीछे चलते रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो पहले सेमेस्टर में वैसे भी कोर्स बहुत ज़्यादा है और इट्स वेरी वेरी थिंग्स बिल्ड ऑन ईच अदर। यानी अगर आपको पहली चीज़ समझ में नहीं आएगी तो दूसरी नहीं आएगी, दूसरी नहीं आएगी तो तीसरी नहीं आएगी, तीसरी नहीं आएगी तो चौथी नहीं आएगी, और चौथी नहीं आएगी तो आगे भी नहीं आएगी। हाँ पांचवी नहीं आएगी यार, पांचवी नहीं आएगी यार, क्या क्या क्या। तो पांचवी नहीं, और अगर पांचवी नहीं आएगी तो फिर छठी नहीं आएगी। कुछ हाँ समझ आएगा। हाँ बिल्कुल। अब मजीद कहने की जरूरत है ये, क्या समझ आ गई ये बात? सर आ गई समझ। आगे सर। क्या बात है आप लोगों की, क्या बात है। अच्छा तो अब इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रूरी है कि आपको पहली चीज़ समझ में आए, है ना? क्यों जी ये कोई बताए ना मुझे, क्योंकि अगर पहली चीज़ समझ में नहीं आएगी तो क्या होगा? दूसरी चीज समझ नहीं आएगी। दूसरी चीज समझ नहीं आएगी। दूसरी समझ नहीं आएगी। हाँ, और दूसरी समझ में नहीं आएगी तो तीसरी नहीं आएगी। हाँ, जबरदस्त। तो अब इसलिए ज़रूरी है कि सारा कोर्स आपका डिपेंड इस चीज़ पे कर रहा है कि आपको क्या समझ में आए, पहली चीज। हाँ, ये जबरदस्त यार, ये देखे ना अब आपको समझ आना शुरू हो गया। तो ये पहली चीज़ ये नहीं थी जो मैंने ऑलरेडी बता दी, मतलब जब कोर्स कंटेंट शुरू होंगे तो उसकी शुरू की बात करें। तो ये आपके सामने ना मैंने जो शेयर किया हुआ है स्क्रीन, अभी तक शेयर हो रही है ना मेरी, ये जो जबरदस्त जबरदस्त। ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1A ऑर्गेनिक थ्योरी, यही लिखा हुआ है ना? यस सर। यस सर। जबरदस्त और बस जबरदस्त जबरदस्त। तो ये फार्मेसी ये वैसे आवाजें कोई 5-8 लोगों की आ रही हैं, बाकी लोग या तो सोए हुए हैं या वो समझ रहे हैं कि भाई उनके लेवल से बड़ी नीचे की बातें हो रही है, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। भाई आपकी आवाज हम सुनना चाहते हैं, आप भी कहें बस ये समझ आ, जबरदस्त, सब समझ आ रहा है और वो जबरदस्त, ये वाली बातें ये चलती रहें साथ, ताकि मुझे आइडिया हो ना कि लोग मौजूद हैं इधर। ये फिर वही 8 लोग हैं यार, नमा किधर है तुम्हारा? ओए ये नहीं होगा ने चेंज किया मेरे ख्याल। मंडी चाहिए सर, आप भी बोलते रहे साथ। अच्छा चलें। तो ये जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक थ्योरी का सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, करिकुलम में सिलेबस सिर्फ एक चीज़ होती है, तो करिकुलम में उसके अलावा इस सिलेबस की बेसिस पे आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं, और फिर आपको बताया जाता है कि टीचिंग एंड लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या होगी, और फिर ये बताया जाता है कि असेसमेंट आपकी कैसे होगी। यानी आपसे रिलेटेड जो 3 चीज़ें हैं ना सिलेबस से रिलेटेड, एक है कि आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताए जाएं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आपको ये कहा जाता है, क्या आपको बताया जाता है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है इस टॉपिक से। मसलन ये चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आगे लिखा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग एंड कांसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जबरदस्त, बस ठीक है, मुझे भी कुछ मौका दें थोड़ा। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आगे लिखा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग एंड कांसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब सिलेबस में तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैं आपको एक्सप्लिसिटली बताऊं कि केमिकल बॉन्डिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या चाहता हूं कि आपको क्या आना चाहिए, राइट? मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप इनको डिफाइन कर सकें या एक्सप्लेन कर सकें या इनको किसी गिवन सिचुएशन में अप्लाई कर सकें या मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जोन की हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट कर सकें। यानी मुख्तलिफ लेवल्स हैं कि आपको जो आते हों। तो मैं आपको जब टॉपिक्स आज तो नहीं, क्योंकि आज विल जस्ट try to establish a baseline or try to develop a sense के हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। तो starting from next lecture, not the one we are going to have today, but the one on Friday inshallah, I'll try कि हर lecture के शुरू में मैं आपको learning objective बता दिया करूँ, ताकि आपको exactly पता हो कि आपसे expected क्या है, okay? तो और फिर उसी की प्रैक्टिस कराई जाए और लर्निंग और टीचिंग जो मेथोडोलॉजी है वो उसी के हिसाब से। अच्छा, मुअल्लिम को हम ऐसे यूज़ करेंगे कि स्पेशली ड्यूरिंग द ऑनलाइन स्टडीज़
मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि मैं आपसे क्या चाहता हूं कि आपने किताब के इस पेज से इस पेज तक पढ़ना है। कैरी मिल गई है सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताब? यस Yes, sir. यस सर। मिल गई है सर। तो वो बहुत जबरदस्त किताब है, यानी इट्स लाइक बिग जादू की तरह है, और आपका दिमाग खोल देगी वो। और तो वो पर दिमाग खोलने के लिए आपको कैरी पढ़नी पड़ेगी, और पर कैरी पढ़ना एक यानी एक जिंदगी में कुछ चीजें होती है ना जो कैसे कहें इसको, यानी यानी आपको एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। यानी कैरी की क्या बात है भाई, क्या बात है कैरी की। क्या बात क्या बात क्या है बात? वाह वाह वाह, क्या ही बात है। क्या ही बात। जबरदस्त। तो बस अब तैयार रहें कि वो पढ़नी है ना, तो मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा वो पढ़ने में। मैं आपको जब टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा कि ये इन पेजेस से, और फिर मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि जो अगली क्लास है उससे पहले पहले वो पेजेस आपने पढ़े तो ऑफ कोर्स होंगे ही सही, आपने समझे हुए हों, और समझ में नहीं आ रहे तो मौलिम को हम इस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे कि मौलिम में मैं चैट्स बना दूंगा, और उसमें मैं आपको सपोर्ट करने के लिए क्वेश्चन वगैरह लिख दूंगा। तो आप कोई टॉपिक पढ़ें तो आपको कोई समझ में ना आ रहा हो तो आप उधर मुझसे पूछ सकें। तो मौलिम का फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ हमारी ये क्लास नहीं रहेगी, बल्कि क्लास के अलावा जब कभी भी दिन में किसी भी वक्त, दिन या रात को आप जब पढ़ रहे हो, आप मौलिम के ऊपर अपने क्वेश्चंस जो भी चीज़ समझ में नहीं आती वहाँ पे आप वो लिखेंगे, और मैं आपको उसी वक्त तो आंसर हर वक्त नहीं कर पाऊँगा, लेकिन लेट्स से कोई एक टाइम रख लेते हैं 24 आवर्स। मतलब अगर हर सवाल का जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी भी नहीं है, वो चूंकि मौलिम सब देख रहे होंगे तो आप लोग एक दूसरे के क्वेश्चंस भी आंसर कर सकेंगे, और अगर मुझे फील हुआ कि किसी चीज़ का आंसर नहीं हो रहा तो मैं उसके आंसर्स आपसे शेयर करूंगा। ओके और अगर जैसे पता चला कि कोई एक आध कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो सभी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, तो मैं एक आध वीडियो बना दिया करूंगा छोटी सी, और वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आपसे लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो आप ताकि आपका वो हो जाए। ठीक है, तो ये जो क्लास है ऑनलाइन, इसके अंदर मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम लोगों की 2 वे कम्युनिकेशन हो जितनी हो सकती है। ऑफ कोर्स इसकी डाउन साइड ये है कि क्लास हमारी 15 की नहीं है, 20 की नहीं है। अगर 15-20 की होती तो मैं इंश्योर करता कि हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, और चूंकि हमारा ऑन फेस टू फेस इंटरेक्शन सिरे से हुआ ही नहीं है तो मुझे पता ही नहीं है कि आप लोग क्या चीज़ें हैं, तो मुझे यानी ये कि किसको कितना इन्वॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए मतलब तो ये शायद कुछ लोग जो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते वो इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। मैं तो उनसे दरख्वास्त यही करूंगा कि सारे इन्वॉल्व हों, लेकिन ऑफ कोर्स मैं सारों को इन्वॉल्व नहीं कर सकूंगा। तो लेकिन इस क्लास में मेरे लिए पॉसिबल है मैं इंटरेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगा instead of lectures. So what we will do inshallah is I'll try to bring open carry over here, और उसके पेजेस भी हों, मैं खुद बोर्ड भी यूज़ करूंगा छोटा सा, और फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर। कोई गाड़ी चल रही है कहीं पे या पंखा चल रहा है? एक तो मेरा पंखा भी चल रहा है वैसे। मैं यूनिवर्सिटी से मुझे ना टीचर से कुछ फीडबैक मिला कि इंटरनेट आजकल बड़ा स्लो है, तो मैंने कहा ये पहली 2 क्लासें इनकी मैं घर में ही ले लेता हूँ ताकि मुझे पता है कि इधर इंटरनेट की स्पीड तो ठीक होगी एटलीस्ट, तो उसके बाद से फिर मैं यूनिवर्सिटी से लूँगा। लेकिन यहाँ पे पंखा, मेरे पंखे से आप लोग तंग तो नहीं हो रहे? पंखा बंद कर दो। नो सर। हो गया आप लोग। अच्छा जबरदस्त। नौ सर पंखा चल रहा है। अभी अब आपके सामने सिलेबस खुला हुआ है, थोड़ी सी इस पे भी बात कर लेते हैं, आपको पता चल जाए कि हम करेंगे क्या। अच्छा, इसमें से अक्सर चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो आपने एफएससी में देखी हुई हैं, ऑलराइट, मतलब लेकिन ये लेवल थोड़ा सा एडवांस इस सेंस में होगा कि एफएससी में आपने जैसे तैसे कर लिया, कुछ लोगों को अच्छी लगी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कुछ लोगों को बहुत बुरी लगी होगी। ये ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में ना लोग बहुत पोलराइज्ड होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं बस ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी चलती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो ना लोगों के ओपिनियन को बहुत डिवाइड करती हैं, यानी ईदर यू आर फॉर इट और यू अगेंस्ट इट। मतलब या तो आप उसको बहुत ज़्यादा आपके लिए यार ये ज़बरदस्त है, यार क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत फजूल है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो लोगों की राय जानने से जो नतीजा निकला है वो यही है कि ईदर यू रियली लाइक इट
or you really Hate it. hate it. That's ये जो दो लोगों ने कहा ये दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, मेरे दिल पे जाके लगी है, नहीं ना करें यार, ऐसी बात ना करें यार। सर हमें तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ ये क्या बात है, जबरदस्त। सर तो आपको मेरी आवाज आ रही है? वाला अच्छा हो जी तो जी खुद ही आपकी आवाज आ रही है। सर टीचर पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा पढ़ा रहा है। टीचर अगर अच्छा ना हो तो वो सब्जेक्ट बुरा लगने लग जाता है। हाँ यही तो मैं Yes, कहने sir. लगा था, अगली बात मैं ये कहने लगा था कि अगर कॉलेज में आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं भी रहा, उसका पार्टली रीजन ये हो सकता है कि आपकी टीचर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकी। इधर तो ऑफ कोर्स बिल्कुल बनेगी सर। सही, हाँ इधर तो टीचर तो आपका जबरदस्त है, इसमें तो कोई बात है ही नहीं करने की, यस सर। है ना। सर पता चलेगा। ये सर थोड़े से ये पता Yes, चलेगा कि sir. इस बंदे ने कहा, ये Yes, जबरदस्त sir. बात। यस सर यस। यस Yes, सर। sir. जबरदस्त यस जबरदस्त। सर, यस सर। होप अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है। Yes, sir. हाँ, अच्छा ना यार बस ना। तो अब जो तो इधर एक चीज मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह हम अपनी पेस शुरू में ऐसी रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिलेबस हमने काफ़ी सारा कवर करना है ऑफ कोर्स, और वो टाइम पे ही करना है। लेकिन बहरहाल हम पेस कुछ ना कुछ ऐसी रखने की कोशिश करेंगे कि जिसमें एटलीस्ट जो लेक्चर अटेंड करता है और उसके बाद भी कुछ टाइम देता है वो साथ चल सके। ऐसे ना हो कि आप मेहनत भी कर रहे हैं और फिर भी साथ ना चल सके, ठीक है। लेकिन फिर उसमें यही होता है कि कभी-कभी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये अब दाखिल हुआ है। सर प्लीज थोड़ा सा रिवाइंड कर दे, मैं अभी आया हूँ तो थोड़ा सा अगर आप रिवाइंड, ये रिवाइंड है क्या मतलब है कि मैं वो बटन दबाऊंगा? पास्ट में चले जाए सर। हाँ, टाइम मशीन है थोड़ा नहीं सा मेरे पास पास। यहाँ से आपका हौसला, यानी मैं कहूँ कि आप काबिल दाद हैं कि 20 मिनट लेट आए और उसके बाद कह रहे हैं सर रिवाइंड करें यार। खैर है, टेप रिकॉर्डिंग सर लिंक नहीं आ रहा था मेरे पास। सर मेरे पास जो पहले लिंक आया था उसमें कोई भी नहीं था, अकेला मैं ही, सर पता नहीं मैं सियासी कहा अब सर आएंगे अब। ये सिर्फ हो रहा है। ऐसे सर हो कल रहा है मेरे कि साथ साथ ऐसा हुआ था, कल मेरे साथ भी Yes, ऐसा हुआ sir. था। ये सर मैं भी म्यूट हो जाता है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ओए होए होए यार बड़ी दुखी दास्तान है, दुखी दास्तान है ये। सर हमने ऑनलाइन माइक जो है स्टडी ना, कभी कोई की बात नहीं, करनी है तो माइक आप अनम्यूट कर लिया करें, उसके बाद फिर म्यूट कर लें, क्योंकि उससे ये होता है कि फिर वो ना बहुत ज्यादा वो नॉइज ज्यादा हो जाता है। डिस्टर्बिंग तो नहीं होगा। मैं रिकमेंड ये करूंगा आप लोग बोलने के लिए माइक ओपन किया करें और उसके फौरन बाद फिर माइक बंद कर लिया। ओके ओके सर। तो भाई ये रिवाइंड वाले साहब क्या नाम है आपका? हामिद हामिद नाम है मेरा। जी जी जनाब आमिर साहब, तो आपकी खिदमत जी में सर। अर्ज है कि अभी तक हम बस गपशप ही लगे हुए हैं और आपके सामने ये स्क्रीन शेयर हुई हुई है और आपसे बस ये शेयर कर रहे हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा बस, और क्या। वो बाकी हाँ जी काम सर, बिल्कुल। ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, ये तो वो आपको रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा तो वो आप सुन लीजिएगा। सर ये कहाँ हाँ, पर होता है ये सर, ये रिकॉर्ड होता है? हम मैंने कल रिकॉर्ड किया था लेकिन पता नहीं कहाँ पर गायब हो गया। ओए होए, तो खैर है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ, अगर रिकॉर्ड हो गया तो मैं शेयर कर लूँगा सबके साथ, ठीक है। सर व्हाट्सएप पर क्लिक कर शेयर कर दी, ठीक है सर। ठीक है जी, जैसे आपका हुक्म हो हाजिर। तो आप क्या सर फिर सर। ये 5 टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट्स का है, इस पे हम कुछ टाइम लगाएंगे। उसके बाद एक चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री का, फिर उसके बाद एक बड़ा चैप्टर है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस एंड देयर एनालॉग्स। और इसमें फिर आगे 4 सब टॉपिक्स हैं और उन सब के अंदर फिर कई कई क्लासेस हैं। एक है ना एल्केन्स और एल्कीन्स और एल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स, और फिर एल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, एमीन्स, और फिर कीटोन्स और एल्डिहाइड्स, और फिर आखिरी है एसिड्स, एस्टर्स, एमाइड्स और डेरिवेटिव्स। तो इसमें काफ़ी देर टाइम लगेगा। फिर उसके बाद चौथा चैप्टर है न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक सिस्टम्स, और फिर आखिरी है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। तो इसमें मैं कुछ अगर कहूँ कि हम एक तरह से एक चीज़ हम बनाते हैं कि हर टॉपिक की मुख्तलिफ वेटेज होती है ना, ताकि उसके हिसाब से फिर वो हम चलते हैं। तो आई वुड से कि ये जो चैप्टर है ना स्टीरियो केमिस्ट्री का और कन्फर्मेशनल एनालिसिस का, लेट्स से कि दिस इज़ अबाउट 10% of your course, or rather somewhere between 5 to 10%. Let's say 7.5% of your course is stereochemistry and conformational analysis. Okay.
7.5%. टॉपिक नंबर 2 लिख रहे ओके लिख सर रहे हैं आप लोग? यस सर यस सही है? सर लिख रहे हैं। सर यस सर सही है सर हाँ, सही है। और जो टॉपिक Yes, नंबर sir. 5 है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड बेंजीन रिंग, ये मैं कहूँगा कि ये भी 7.5% है आपके कोर्स का। ओके ये इसका मतलब Yes, क्या है? sir. इसका मतलब ये है कि आपके जो फाइनल वेटेज है उसके अंदर जो क्वेश्चंस बनेंगे, एग्जाम्स आएंगे, आई विल ट्राई टू, ये बिल्कुल कोई वो हरफ आखिर नहीं है और आप लोगों की क्लास के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोगों का प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है। हो सकता है इस पर मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दूं बाद में या कम कर दूं, ये बाद में डिपेंड करेगा, लेकिन अभी राइट नाउ इट्स लाइक अ जनरल थिंग। ओके, ओके अच्छा, सर पहले Yes, sir. ये चैप्टर 2 और 5 के बारे में मैंने आपको बताया 7.5% ईच। अच्छा, फिर उसके बाद ये एक टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 4 है, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक सिस्टम्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर मैं कहूँगा कि ये आपके कोर्स का 20% है। ओके हेलो ओके, और ओके फिर उसके बाद ये जो चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सर कौन सा थर्ड नंबर? सर फर्स्ट पहला चैप्टर पहला भाई पहला बेसिक basic कॉन्सेप्ट concepts. So that's 25% of your course. ओके अब जरा बताएं कितने हो गए? सर 7.5 7.5 15 and 20 and it's about 60% सर 60%। तो कौन सा टॉपिक रह गया जो 40% होगा? थर्ड जिसके अल्केन्स वगैरह ठीक है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज तो ये आपका वो लगेगा इस टॉपिक पे। अच्छा, एक तो ये हो गया, तो ये चीज़ होपफुली आपने नोट कर ली होगी। यस सर नोट कर लिया मैंने ऑलराइट। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो टॉपिक नंबर 3, 4 और 5, तो मैं वैसे ही सिलेबस से गो थ्रू जस्ट एक दफ़ा होते हैं, ठीक है, ताकि आइडिया हो जाए कि हमारी डोमेन क्या है, कवर हमने क्या करना है। तो चैप्टर 3, 4 और 5 हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वगैरह वगैरह, और फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और फिर ओरिएंटेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इन 3 चैप्टर्स में प्राइमरीली आप केमिकल रिएक्शंस करेंगे, ठीक है, और उनके मैकेनिज्म्स करेंगे। ओके सर ठीक है, ये जो 3 Yes, sir. ज्यादातर इसमें रिएक्शंस Okay, होंगे sir. और उनके मैकेनिज्म्स होंगे। Yes, sir. जब मैं रिएक्शन के मैकेनिज्म का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ तो इससे आपके जहन में क्या आता है? कि सर वो पूरा मैकेनिज्म सर जो वो होता है रिएक्शन की कंप्लीट डिटेल्स के किस तरह कि कैसे Yes, sir. जैसे Sir, step by step reactions complete क्या जरा खुल के बताइए ना जरा थोड़ा सा। मतलब वो कितने सर स्टेप्स में कौन होता से है स्टेप्स यूज करेंगे कि प्रिपेयर करने के लिए? अच्छा, कौन सा मैं बॉन्ड टूटेगा और ये सब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो केमिकल रिएक्शन में आप लोगों को पता है ना, कुछ चीज़ें रिएक्ट करती हैं और कुछ नई चीज़ें बना देती हैं। तो वो जो चीज़ें रिएक्ट कर रही होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं reactants अच्छा, और जो चीज़ें बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बनने में Yes, sir. कुछ केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ नए केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं। फॉर्म होते हैं ब्रेकिंग और फॉर्मेशन। हाँ जी, कुछ जो केमिकल बॉन्ड टूटते हैं और तो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कहाँ से टूट रहा है, आखिर वो क्यों टूटा, ये सवाल। ठीक है, आखिर वही बॉन्ड क्यों टूटा उस मॉलिक्यूल के अंदर। तो भाई कोई कुछ कह रहे हैं आप? सर वो आप बताएंगे ना कि क्यों टूटा? हाँ, ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये बीच में कोई कुछ कह रहा था भाई, ये पूछना चाह रहे थे आप? ये ग्रुप में किसी ने कहा है सेंड मी लिंक प्लीज, ये कौन है भाई? उनको ज़रा लिंक भेज दें दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो ये जो फिर काम करने का ये है कि हमने ये पता करना होगा कि वो रिएक्शन क्यों हो रहा है। तो वो रिएक्शन इसलिए हो रहा है, यानी रिएक्शन का मतलब क्या है, बॉन्ड टूट रहा है या बॉन्ड बन रहा है।
तो वही बॉन्ड क्यों टूटा उस मॉलिक्यूल में से और वही क्यों बना। तो इन क्वेश्चंस को जब हम आंसर करने की कोशिश करेंगे तो उससे हमें ये चीज़ें पता चलेंगी। तो यानी बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स, राइट। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन तीन कंपाउंड। कार्बन एंड Compounds of और carbon and कार्बन एंड hydrogen. हाइड्रोजन के Compounds जो of carbon and compounds hydrogen. कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। CH बॉन्ड Derivatives of carbon and hydrogen. कैसे करेंगे ज़रा आप ये चैट में लिखें ना ज़रा आप लोग। हाइड्रोकार्बन के बारे में लिखें कि उसमें कौन कौन से एटम्स होते हैं। चैट कहाँ पर है सर? चैट आप क्रिएट करें ना फिर हम सर ये कहाँ करेंगे पे उसमें लिखना से। है, हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा ये लें अभी हम लिख देते हैं आपको। ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है भाई। अब ये अस्सलाम वालेकुम, कुछ लिखा हुआ आया? चैट मिली आपको? नो सर। कोई वो नोटिफिकेशन आया तो भाई उस पर क्लिक करें। नो सर। नहीं मिली सर जी। नो सर। नहीं मिली। तो ये कोई वन सर पे आप हमें बता दें एक दफा। सर ये चैट करने वाला ऑप्शन ही नहीं पता कहाँ है। सर आप चैट क्रिएट करें। चलो यार क्रिएट कर दिया ना यार, मैंने सेंड भी किया। क्या आप मजाक है यार। अच्छा ये देखें आप लोग ज़रा, मैं अच्छा अपनी स्क्रीन शेयर खत्म करता हूँ और उसके बाद फिर बात करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सर मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है भाई। सिर्फ आपकी आ रही है। स्क्रीन शेयर होना खत्म हो गई है? जी सर। यस सर। ऑलराइट, जी सर सर। अच्छा गुड। चलिए अब ऐसे करते हैं, मैं अपना ये वाली स्क्रीन शेयर करता हूँ जो मेरी वो होम वो है ना, तो उससे फिर आपको फिर वो ओके सर। अब क्या शेयर हो रही है? कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके सर Basic पहले concept वाली वाली. शेयर हो रही है। क्या हो रहा सर है? जो आप शेयर करे थे नेम पिछली वाली जो थी। पिछली वाली शेयर हो रही है? अच्छा नहीं अभी नेम अब क्या सही है। अब क्या शेयर हो रहा है? कुछ भी नहीं। काला। अच्छा अब सर ठीक हो ये गया। नेम अब चेंज हुई है कुछ। अब MS टीम वाली शेयर हो रही है। हाँ ये जो आप लोगों के नाम लिखे हुए आ रहे हैं ये सारे मेरा जी कर्सर सर नजर आ जी रहा है. सर। यस हाँ। सर। कर्सर नजर आ रहा है? Yes sir. जी जी सर जी नजर सर आ अब रहा है नजर आ रहा है। यस सर। अच्छा ऑलराइट, ये कर्सर मैं इधर लेकर गया हूँ, ये इधर ये 3 डॉट्स लिखे हुए बने हुए हैं, यस जी नजर आ सर। रहे हैं? यस वो जी सर आ रहे। इसको मैंने दबाया जी। ओके सर। लेकिन इसको मैंने दबाना नहीं था। अच्छा इसके साथ है ये रेज योर हैंड और इसके साथ है आगे शो अच्छा सर। कन्वर्सेशन। ये शो जी कन्वर्सेशन पे क्लिक करें तो ये ठीक। आपकी ये चैट खुल जाए। सर ये हमारे फोन में ऑप्शन नहीं है। सर ये हमारे फोन में नहीं है, नहीं आ रहा सर है। हमारी भी नहीं है. अच्छा ये ऑप्शन नहीं ये है। रेज हैंड आके कि सर हाँ मैंने रेज हैंड रेज हैंड कर कर दिया दिया ये लेकिन भाई। हामिद ने हैंड रेज कर दिया है और भी लोगों ने कर दिया है। ये ऑप्शन है सर लेकिन बाकी हाथ उठा सकते हो हैं? चलो जी हाथ सर। उठाना यही बड़ा इख्तियार है भाई, आप हाथ उठा सकते हैं ये काफी है। अच्छा चलें फिर, आपको नहीं है तो ना सही। और बस ये मैंने हाथ उठाए हुए वापस करें ना यार, अब हाथ उठा के रखे हुए हैं, ये मुझे लिखा हुआ आ रहा है, इसने भी उठा लिया इसने तेरा हो थक जाएंगे वापस सर। कर वो लिए सर दोबारा कर उसे लिए दबाएंगे। नीचे हाँ, कर बस। थक जाओगे भाई, हाथ नीचे करो। सर कर दिए सर हमने हो नीचे। गया। 8 लोगों ने अभी भी ऊपर किया हुआ है। खैर रखिए एग्जाम में रखिए। लिया उन्हें। ओके मैं वो स्क्रीन शेयर जो है ना आप लोगों की चेंज करता हूँ फिर। हमारा हाथ नीचे करो ना। भाई हेलो मैं हूँ इस काम के लिए। ओके सर। जो क्लास में डिस्कशन करनी है निशान वो आपको फजल मुझसे हाथ करनी है। नीचे करो। टेक इट इजी। फकीजा नूर हाथ नीचे करो। ये कौन सा आप बोल रहे हैं? मैंने क्या कि क्लास में डिस्कशन मुझसे होगी ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। मेरा एटीट्यूड बिल्कुल रिलैक्स्ड है और मैं कोई वो पुश नहीं करता और मैं एक अच्छा एनवायरनमेंट रखता हूँ क्लास में। लेकिन डिसिप्लिन का आपने जो मैं लूज सा बिल्कुल आपको रखूँगा बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर आपने ख्याल रखना होगा। टेक इट इजी। ओके Okay sir. मैं आपको दे रहा हूँ आप पैरामीटर्स ओके मैं सर। सेट करूँगा और पैरामीटर्स के अंदर रहेंगे सब। ओके सर। ओके जी। ओके सर। ओके लेट्स सर गेट बैक टू द सिलेबस। ये अब आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप में से कोई बताए मुझे जी, जो कुछ जहन में आता है कि हाइड्रोकार्बन्स आपके ख्याल से उसके अंदर। जी बोलिए।
Compounds containing carbon and hydrogen. Activities of hydrogen and carbon. जी ठीक है, ऐसे कंपाउंड Organic- जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होने हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स बाकी सारे कंपाउंड से इतने मुख्तलिफ क्यों हैं कि इनकी केमिस्ट्री अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गई है? मतलब आखिर हाइड्रोकार्बन में ऐसी क्या बात है जो किसी और में नहीं? सर उसमें जो कार्बन बॉन्ड है ना वो चार वैलेंसी शेयरिंग के होते हैं। वैलेंसी पूरी हो जाती है बॉन्ड। हाँ, वो 4 एक तो बॉन्ड्स ये बना उसके सकता पास है। अनपेयर्ड क्योंकि बॉन्ड बाकी लोन पेयर्स और भी हो सकते ठीक है, एक तो ये बात सर है बॉन्डिंग कि स्ट्रांग है। बॉन्डिंग स्ट्रांग है, इसका क्या मतलब है? ये बॉन्डिंग स्ट्रांग कौन बोल रही है? बॉन्डिंग स्ट्रांग जिन्होंने कहा है वो जरा वजाहत करें, इनकी बात का क्या मतलब है? किसने बोला है? अच्छा चलें, एक तो बात ये जहन में रखें कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, पहली चीज जहन में Yes. रखें, जैसे आप में से कुछ ने कहा। तो कार्बन के आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यस सर। इसलिए कार्बन के आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकती है, ठीक है। यस और Okay. चूंकि Yes, sir. कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकती है तो एक बॉन्ड तो उसके साथ 4 हाइड्रोजन्स लग सकते हैं। यस सर। अच्छा, Yes, 4 sir. हाइड्रोजन्स भी लग सकते हैं। किसी एक हाइड्रोकार्बन में ऐसे भी हो सकता है कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स हों और एक और कार्बन एटम लगा हुआ हो। एक और ये भी हो सकता है कि 2 हाइड्रोजन्स हों और 2 कार्बन हों। अच्छा, ऐसे भी हो Yes, सकता है सर कि कोई भी एक अल्काइल हाइड्रोजन ग्रुप। और 3 कार्बन। हाँ जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि 3 कार्बन के साथ कार्बन का बॉन्ड हो और एक हाइड्रोजन के साथ, और ये भी हो सकता है कि चारों कार्बन के साथ बॉन्ड हो। यस सर। एक तो ये बात हुई Yes, हाइड्रोकार्बन। sir. दूसरी एक चीज जो कि इम्पोर्टेंट है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको लाजमन जहन में रखनी है, वो ये कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो शेयरिंग करते हैं, किस चीज की Mutual शेयरिंग sharing करते of हैं? electrons. Mutual sharing of इलेक्ट्रॉन। जिनके पास म्यूचुअल जी बोले शेयरिंग जो करते हैं बोले बोले। सर दो जो एटम sharing of electrons. म्यूचुअल दो शेयरिंग एटम्स, करते हैं, जैसे NaCl। NaCl तो बिल्कुल भी कोवेलेंट नहीं है भाई, वो क्या तो कह रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं? आयनिक। देखें, आयनिक बॉन्ड वो होता है कि जिसके अंदर जो बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है। जी सर। Yes, अगर वो sir. दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम ने कंट्रीब्यूट किए हैं तो वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। जी लेकिन सर। अगर बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने दिया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ने दिया है, दूसरे एटम में गया है। सर हाँ। मीथेन भी तो है Mutual sharing. कोवेलेंट बॉन्ड बना हाँ, रहा है ना। मेथेन वही है जी, मेथेन के अंदर कोवेलेंट है, लेकिन अभी हम देखेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? वो एक ऐसा बॉन्ड है, ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से होता है। फॉर एग्जांपल CH4 का हमने देखा, उसके म्यूचुअल अंदर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। प्लीज, म्यूचुअल शेयरिंग, आप किस चीज की म्यूचुअल शेयरिंग कहेंगे, मतलब ये जरा वजाहत सर करें। इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट Mutual बॉन्ड sharing वो of electrons. केमिकल बॉन्ड है, सुन लीजिए, कोवेलेंट बॉन्ड वो केमिकल बॉन्ड है जिसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस बॉन्ड के अंदर, वो दोनों एटम्स ने कंट्रीब्यूट किए होते हैं, ठीक है, और शेयर हो रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, अब अगली बात जो मैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपको बताने लगा, अभी तक मैंने आपको 2 बातें बताई। एक, मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन हमने करने की कोशिश की। हमने कहा हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन्स और कार्बन्स होते हैं। दूसरी बात हमने ये कही कि हाइड्रोकार्बन्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तीसरी बात हमने ये कही कि कोवेलेंट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्ड के अंदर होता है वो शेयर हो रहा हो, ठीक है, म्यूचुअल शेयर। दोनों के म्यूचुअल शेयर। अब जो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड, अब अगली बात जो हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से ख़ास है वो ये है कि हाइड्रोकार्बन्स में या तो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा या कार्बन का कार्बन से बॉन्ड होगा। जी। दोनों केसेस में चाहे कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड है ये या कार्बन का कार्बन से बॉन्ड है, कार्बन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। नहीं है। अगर ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। नहीं है। नहीं है। ये 3 आवाजें आई हैं।
नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है सर, नहीं है। नहीं नहीं है, है। नहीं और है नहीं है। हाइड्रोजन, हाँ बिल्कुल नहीं है, नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है। और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सर के The ability of an atom to attract share paired of electron toward itself in a chemical bond. सुभान अल्लाह, बड़ा जबरदस्त रट्टा आपने लगाया। इसको जरा उर्दू में बताएं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किसी भी वो एटम की एबिलिटी अपनी टुवर्ड अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। किसको अट्रैक्ट करने की? यार पूरी बात करें। इलेक्ट्रॉन। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब वो एटम इक्विवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसको कितनी उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दो एटम्स के दरमियान में है। अब वो इलेक्ट्रॉन किस एटम के पास ज़्यादा है और किस एटम के पास कम है, ये डिपेंड करेगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एक बिल्कुल ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बने तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ होगा टुवर्ड्स दैट एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। ये बात समझ में आई है सबको? जी सर समझ आ रही है यस सर। अच्छा यार, ये फिर ये 5-7 लोग हैं जो बोल रहे हैं, ये जरा कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यस सर। सर ज्यादा भी नहीं बोल सकते यस सर। सर नहीं पर ये वही 5-7 है ना, वही 5-7 आवाजें जो शुरू से आवाजें आ रही हैं। यस सर, यस अब यस सर ठीक है, अब काम की बात भी करते हैं ना, यस सर तो हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर होगा दो एटम्स के दरमियान में तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ ज़्यादा होगा और दूसरे एटम की तरफ कम होगा। उसके नतीजे में होगा क्या? उसके नतीजे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर्ड है वो उस एटम की तरफ अगर ज़्यादा है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज हो। और जो यस सर, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपने इससे पहले मैट्रिक में भी और एफएससी में सर भी कोर्सेज में भी पढ़ा है ना हमने इंटरमॉलिक्यूलर। यस सर, जी यही आपने पढ़ा है ना कि जिस तरह HF की हाइड्रोजन फ्लोराइड की आपने सबसे बड़ी एग्जांपल पढ़ी होगी ना। फ्लोरीन की बहुत ज्यादा यस सर, Yes, sir. Fluorine is highly electronegative compound. जी तो कंपाउंड तो नहीं है, फ्लोरीन एटम है। तो फ्लोरीन जो है Atom, yes, sir. तो उसका एटम जो है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो फ्लोरीन का जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है और फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा हो जाता है, जिसके नतीजे में फ्लोरीन पे पूरा नेगेटिव तो नहीं लेकिन पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सर किधर गए? सर Hello. मेरी आवाज आ रही है? नहीं। हेलो। हेलो सर किधर गए? नहीं दिशान आवाज नहीं आ रही। Hello. सर चले गए। शायद उनका मेरी नेट आवाज डिस्कनेक्ट हो गया। सर की आवाज नहीं आ रही। पहले सर क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो तो कैसे हैं कैरी बना के सर कह रहे कि मेरे लैपटॉप में चार्जिंग खत्म हो गई है। वाह क्या मैंने चार्जर लगाया, मैं 1-2 मिनट में कनेक्ट होता हूँ। सॉरी
सर मेरी आज यही छोटी वाह छोटी जी वाह। गलतियां होती हैं। यही छोटी छोटी गलतियां। वो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना यार, लिख के दो। सर ने सारे स्टूडेंट को सॉरी कहा है, सब कर लो। इट्स ओके, कोई बात। इट्स ओके, हो जाता है। It's okay. ओके। यार हम क्या बच्चे, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, जी आ मैसेज नहीं रही है। बताया जी, बोलो मैंने। क्या बोलना चाहते हो? यार पता नहीं जब से बाकी कह रहा हूँ कोई सुन ही अब नहीं। वो जो सर ने रिकॉर्डेड वर्जन भेजना था वो भी अब डिलीट हो गया होगा। क्या पता। ये गुफ्तगू नहीं करने दे रही है शायद कौम, ये कौम नहीं बोलने दे रही है। हर चीज का मजाक बना ये रही है। कौन अब है? यहाँ ये कमेंट देखिएगा। बंद करो इसे। तौबा। चुप हो जाया करो यार, क्या सुबह सुबह बदतमीजी है शुरू हो यार। जाते हो सब।